हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। सो आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 8th एनसीईआरटी साइंस सीटेट पेपर 2। तो ये क्लास हमारे सीटेट पेपर 2 के लिए है, या फिर ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पर साइंस एनसीईआरटी की आती है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो ये हमारा चैप्टर 2 है, क्लास 8th एनसीईआरटी सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो इसमें हमने बहुत से टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। हमने यह भी जाना कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं या शत्रु हैं। इसमें हमने सबसे पहले जाना कि सूक्ष्म जीव होते कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो सूक्ष्म जीव 4 प्रकार से बताए गए हैं: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। इसके अलावा विषाणु जो वायरस होता है वो भी सूक्ष्म जीव होता है, और इनके हमने जो पिक्चर्स थे वो भी आपको दिखाए कि ये किस तरीके के जीव होते हैं और इनमें से मित्र कौन से हैं, मित्र सूक्ष्म जीव हमारे कौन से हैं। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे एक मित्र सूक्ष्म जीव के बारे में, दही और ब्रेड कैसे बनता है। तो दही और ब्रेड एक सूक्ष्म जीव की सहायता से बनता है। तो ये कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं? तो कुछ जीवाणु होते हैं जो दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने क्लास 7th एनसीईआरटी, क्लास 6 एनसीईआरटी कंप्लीट बुक को मैंने डिस्कस किया है टॉपिक वाइज, एक एक चैप्टर को, तो अगर आपने नहीं देखी है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वो दोनों प्लेलिस्ट आप ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए। इसी के साथ साथ एग्ज़ाम के टाइम पर रिवीजन के लिए हमने एक ही वीडियो में समरी कंप्लीट बुक की समरी करवाई है। तो रिवीजन के लिए आप वो वीडियोस भी ज़रूर देख लीजिए। और पीवाईक्यू क्वेश्चन जो सीरीज़ चल रही है, आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एनसीईआरटी से कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस जो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु है वो प्रमुख होता है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन करके उसे दही में परिवर्तित कर देता है। मतलब जो हमारा लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है वो दूध में क्या करता है, जनन करता है और उसे दही में परिवर्तित कर देता है। तो ये जो हमारा जो लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीव है, जीवाणु है, ये हमारे मित्र की तरह कार्य करता है और हमारे दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। कुछ जीवाणु हैं जो पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक होते हैं। तो जितने भी ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो पनीर, अचार और भी खाद्य पदार्थ के उत्पादन में सहायक होते हैं, जैसे कि सूजी है, इडली है, भटूरे हैं, तो ये सब चीज़ें जो बनती हैं, इनमें जो जीवाणु सहायक होते हैं उन्हें हम मित्र सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो जीवाणु जो होते हैं वो ईस्ट, चावल के आटे को किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे हम इडली और डोसा बनाते हैं। मतलब जो हमारा जीवाणु होता है, ईस्ट होता है, वो चावल के आटे को किण्वन में बदल देता है और उससे हम इडली और डोसा बनाते हैं। तो ये देखते हैं कि कैसे बदलता है। तो एक बर्तन लेंगे, उसमें हम 1/2 किलोग्राम आटा लेंगे और या मैदा ले लेंगे, उसमें थोड़ी सी चीनी डाल लेंगे और गर्म जल उसमें हम मिला लेंगे। फिर क्या करेंगे, गर्म जल से पूरे सभी पाउडर को एक साथ मिला लेंगे। फिर हम उसमें चुटकी भर ईस्ट पाउडर डाल देंगे। तो इसमें थोड़ी मात्रा में हम ईस्ट पाउडर डाल देंगे जो कि मार्केट में आता है, और फिर हम इसको मिला करके क्या कर लेंगे, गूँथ लेंगे। 2 घंटे बाद हम देखेंगे कि जो हमने मैदे को गूँथा था या आटे को जो गूँथा था वो फूला हुआ पाएंगे। पहले ये ऐसे होगा और ईस्ट पाउडर के मिलने के बाद ये कुछ इस तरह से फूल जाएगा। तो ये जो ईस्ट होता है, इसे डालने के बाद जो हमारा मैदा और वो जो आटा होता है वो फूलता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, खमीर उठी हुई मैदा बोलते हैं, या किण्वन की प्रक्रिया भी बोलते हैं। तो क्या होता है, ये कैसे फूल जाता है, चलिए जानते हैं। ईस्ट जो होता है वो तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान
कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। जो ईस्ट होते हैं वो तीव्रता से जनन करते हैं और श्वसन प्रक्रिया के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पादित करते हैं और गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। जैसा कि अभी आपने ऊपर देखा, जो खमीर वाला मैदा होता है उसका क्या बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है। यह बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है। मतलब जो हमारा बेकरी होता है, जो बेकिंग की चीज़ें जितनी भी होती हैं, बिस्किट है, ये सारी चीज़ें हैं, पेस्ट्री है, केक है, ब्रेड है, ये ईस्ट के उपयोग का आधार है। ये सब ईस्ट से ही उपयोग करके बनता है। तो आपको पता चल गया कि ईस्ट जो सूक्ष्म जीव है हमारा, ये किस तरीके से हमारा सहायक मित्र सूक्ष्म जीवाणु है। तो अब देखते हैं आगे, सूक्ष्म जीवों का हम वाणिज्यिक उपयोग भी करते हैं क्या? तो ये भी जान लेते हैं, क्या हम सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग भी करते हैं। बड़े स्तरों पर हम अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। तो जो हमारी अल्कोहल बनती है, शराब बनती है, एसिटिक एसिड होता है, इन सब के उत्पादन में हम किसका उपयोग करते हैं, सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। जो गेहूँ, चावल और फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा होती है, मतलब जो गेहूँ हो गया, चावल हो गया, फल हो गया, इसमें जो प्राकृतिक रूप से शर्करा जो उपस्थित होती है उसको हम ईस्ट द्वारा अल्कोहल या शराब के उत्पादन में यूज़ करते हैं। तो जो प्राकृतिक शर्करा होती है उसको हम ईस्ट के द्वारा अल्कोहल और शराब में के उत्पादन में यूज़ करते हैं, या फिर हम ये कहें कि शर्करा को अल्कोहल और शराब में परिवर्तित कर देते हैं ईस्ट के द्वारा। तो देखते हैं एक और हमारा क्रियाकलाप। 500 ml बीकर लेकर इसमें 3/4 भाग तक जल भर लेना है हमें, मतलब 3/4 भाग तक हमें जल भर लेना है। इसमें 2 से 3 चम्मच हमें चीनी घोल देनी है और इसमें 1/2 मतलब आधा चम्मच ईस्ट का पाउडर डाल देना है और 4 से 5 घंटों के लिए उष्ण स्थान पर, मतलब थोड़े गर्म स्थान पर ढक के रख देना है। अब विलयन को सूंघ कर देखना है। तो हमें क्या करना था, आपने देख लिया, ईस्ट पाउडर मिलाने के बाद हमें 4 से 5 घंटे के लिए एक गर्म स्थान पर ढक के रख देना है। अब जो ये विलयन तैयार हुआ है हमारा 4 से 5 घंटे के बाद, इसको अगर हम सूंघ कर देखेंगे तो क्या होगा, इसमें से एक ऐसी स्मेल आएगी जो अल्कोहल की होगी। इसकी जो स्मेल होगी, गंध होगी जो, वो अल्कोहल की होगी, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने का कारण बना है। चीनी जो इसमें हमने डाली थी, यूज़ की थी, अल्कोहल में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है, इसी पूरी प्रक्रिया को हम किण्वन कहते हैं। तो ये चीनी जो अल्कोहल में परिवर्तित हुई, इसका जो मेन कारण था, ये किसकी वजह से हुई, ये ईस्ट की वजह से हुई, जो कि हमने आधा चम्मच डाला हुआ था। तो इसी को हम किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। यही जो अल्कोहल बनाने की जो प्रक्रिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, किण्वन या फर्मेंटेशन। तो इस प्रक्रिया का जो उत्पादन है या इसकी जो खोज है, वो किसने की थी, लुई पास्चर नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने, लुई पास्चर ने किण्वन की खोज की थी। 1857 में ये खोज हुई थी। तो आप ये छोटे छोटे पॉइंट्स भी याद रखिए, कभी कभार पूछ देता है, वैसे सीटेट में फैक्ट कम आते हैं। सूक्ष्म जीवों के बारे में हम और जानते हैं। हमने सूक्ष्म जीवों का उपयोग दही में जाना, सूक्ष्म जीवों का उपयोग हमने पर्यावरण के प्रति, जो पर्यावरण में कैसे वो यूज़ होता है, वो जाना। इसके बाद हमने उनका वाणिज्यिक उपयोग जाना और अब हम जानेंगे उनका औषधीय उपयोग क्या है। सूक्ष्म जीव जो ये हम पढ़ रहे हैं, ये अभी उन्हीं सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ रहे हैं जो हमारे मित्र हैं। इसके बाद हम उन सूक्ष्म जीवों के बारे में भी पढ़ेंगे जो हमारे शत्रु हैं। तो अभी पहले हम एक साथ सारे मित्र सूक्ष्म जीवों को पढ़ते हैं। तो औषधीय उपयोग क्या कैसे होता है, डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं। तो पेनिसिलिन जो होता है, इसका इंजेक्शन देते हैं, अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक बायोटिक जो होती हैं, उसकी गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। तो इन औषधियों का स्रोत क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। तो ये जो हमारी एंटीबायोटिक होती हैं, प्रतिजैविक होती हैं, पेनिसिलिन होती हैं, इनमें सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है, या ये सूक्ष्म जीवों इनका स्रोत होते हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। या तो ये क्या करती हैं, सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं जो कि बीमारी पैदा करते हैं,
या फिर उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। इस प्रकार की औषधि को हम प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जो जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है, इसमें से कौन कौन सी औषधियाँ हैं उनके नाम हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। कौन कौन से नाम है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। सामान्य रूप से जो उपयोग की जाने वाली एंटीबायोटिक हैं, प्रतिजैविक हैं, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके। मतलब कोई विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जिनका संवर्धन मतलब जिनमें वृद्धि करा के प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में हम उपयोग में लाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रोग हैं जिनमें हम क्या करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन या फिर जो हमारी एंटीबायोटिक होती हैं इनका यूज़ करते हैं, जो कि इसमें ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता रखते हैं। तो इनकी खोज किसने की थी? तो सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, इन्होंने जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग किया और उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के एक छोटे बीजाणु को देखा। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। जो ये फफूंद होते हैं क्या करते हैं, जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उसकी वृद्धि को रोकते हैं। तो उन्होंने यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से उन्होंने पेनिसिलिन बनाई। तो कौन से वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? इन्होंने जीवाणुओं से क्या बनाया? पेनिसिलिन बनाया। तो पेनिसिलिन की जो पेनिसिलिन है इसकी खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। तो ये किसके कार्य के लिए आता है ये भी आपने देख लिया। अब आगे देखते हैं पशु आहार जो होते हैं। जो पशु आहार होते हैं आपने देखा होगा, जो गांव में जो लोग ऐसे पशु पालन करते हैं उनके घरों में रहता है पशु आहार, कुक्कुट आहार। पशु आहार, कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक होते हैं जिनका उपयोग पशुओं के सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। जो पशुओं में सूक्ष्म जीव होते हैं उनके संचरण को रोकने के लिए पशु आहार और कुक्कुट आहार में भी एंटीबायोटिक मिलाए जाते हैं। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी होता है। तो औषधीय रूप में सूक्ष्म जीवों का बड़ा योगदान है। हमारे जो औषधि का क्षेत्र है उसमें सूक्ष्म जीवों का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो मनुष्य हो या कोई जीव हो। सबके लिए जो एंटीबायोटिक हैं वो सूक्ष्म जीवों से तैयार किए गए हैं। लेकिन एंटीबायोटिक के लिए आपको एक विशेष सलाह दी जा रही है जिस पर आपको बहुत ध्यान देना है कि एंटीबायोटिक कैसे लेनी चाहिए, क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों से बनी होती हैं। एंटीबायोटिक की दवाएं हमें डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए। दवा का कोर्स भी जितना हो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हमें पूरा करना चाहिए। अगर आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता ही नहीं है, तो आप अगली बार जब बीमार होंगे तो आपको एंटीबायोटिक की आवश्यकता होगी तो वो प्रभावी नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब आपको बहुत ज़रूरी है तभी आप एंटीबायोटिक का यूज़ कीजिए। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं कीजिए, क्योंकि जब आपको ज़रूरत होगी तो फिर ये बाद में प्रभावी नहीं होंगी ज़्यादा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त अगर आपने अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित जो हमारे अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, उपयोगी जीवाणु हैं, उनको भी ये नष्ट कर देती है। और ये एक चीज़ में काम नहीं आती है। सर्दी जुकाम फ्लू में कोई भी एंटीबायोटिक जो होता है वो प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि ये रोग वायरस के द्वारा होते हैं, इसीलिए ये प्रभावशाली नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है वैक्सीन। पेनिसिलिन के बारे में या एंटीबायोटिक के बारे में हमने जान लिया, तो अब हम जानते हैं कि वैक्सीन क्या होता है, टीका क्या होता है, वैक्सीन बच्चों को क्यों लगते हैं, छोटे बच्चों को वैक्सीन लगते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो कोरोना आया था उसमें सबको, बड़े बच्चों बुजुर्गों सबको वैक्सीन लगा। तो ये वैक्सीन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। क्या ये भी सूक्ष्म जीवों से बनती हैं? तो जी हाँ, जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उससे जो उत्पन्न होते हैं हमारे प्रतिरक्षी,
एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है, मतलब याद रहता है कि वही सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार से लड़ना है उसे। अगर कोई सूक्ष्म जीव है वो हमारे रोग कारक है और वो अगर हमारे शरीर में प्रवेश करता है या एक बार प्रवेश करने के बाद दोबारा प्रवेश करता है तो उससे लड़ना कैसे है, ये जो उससे लड़ने की जो शक्ति होती है उसी को हम प्रतिरक्षी बोलते हैं या फिर एंटीबॉडी बोलते हैं। तो ये हमारे शरीर में बनते हैं और फिर ये हमारे उन सूक्ष्म जीवों से लड़ते हैं जो हमारे लिए रोग कारक होते हैं। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए, मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीव हों और उनको एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने की प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती हैं। तो कोई भी ऐसे सूक्ष्म जीव या मृत सूक्ष्म जीव है जो कि एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर प्रविष्ट कराया जाए, जिसको हम टीका बोलते हैं, टीके के द्वारा ही प्रविष्ट कराते हैं, फिर क्या होता है हमारी बॉडी में उसी तरह की और सारी कोशिकाएं उससे लड़ने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न करती है, एंटीबॉडी बनाती हैं, जिससे कि जो रोग कारक सूक्ष्म जीव होता है उसको नष्ट कर देती हैं। तो यही प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है। जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम होता है उससे ये प्रतिरक्षी बनते हैं और एंटीबॉडी बनते हैं, इनको ये हमारे शरीर में हमेशा बने रहते हैं और जो रोग कारक सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे सदा के लिए हमारी सुरक्षा करते हैं। इस प्रकार से ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये भी हमारे क्या हैं, मित्र सूक्ष्म जीव हैं। और इस प्रकार से यही जो पूरी प्रक्रिया अभी हमने आपको बताई, मृत सूक्ष्म जीव को स्वस्थ व्यक्ति के अंदर प्रविष्ट कराना, फिर उसी तरह के सूक्ष्म जीवों का और बन जाना, शरीर में निर्माण हो जाना और फिर वो उस सूक्ष्म जीव से जो रोग कारक है उसको नष्ट कर देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को टीका या वैक्सीनेशन कहते हैं। हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीनेशन के द्वारा रोका जा सकता है और रोकी भी गई हैं। हैजा है, क्षय है, चेचक है, हेपेटाइटिस है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिन्हें हम टीके के द्वारा रोकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि इतना अच्छा ये टीका जो कि बहुत सारे रोगों से हमें बचाता है, इसकी खोज किसने की थी। तो उन महान वैज्ञानिक का नाम है एडवर्ड जेनर, जिन्होंने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी और ये जो चेचक का टीका है ये काफ़ी कारगर भी हुआ है। आगे देखते हैं। बचपन में आप सभी को अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके या वैक्सीन दिए गए होंगे, तो आप इनकी सूची को तैयार कीजिए। तो सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध भी होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविज़न, समाचार पत्र में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन देखे होंगे। पल्स पोलियो प्रोग्राम चला था जिसके अंतर्गत ये पोलियो का टीकाकरण हुआ था और ये पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका वैक्सीन है। तो ये ओरल दिया जाता है, तो ये एक वैक्सीन है, सबको दिया गया है। कितना बच्चे डर के भागते थे इस पोलियो के ड्रॉप से। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया। और आजकल जो सूक्ष्म जीवों से जो टीके का उत्पादन है बड़े स्तर पर किया जाता है, जिसमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को उनके रोगों से बचाया जाता है। तो ये थे हमारे टीका वैक्सीनेशन की बात, ये कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। सूक्ष्म जीव जो मित्र सूक्ष्म जीव है ये किस तरीके से हमें रोगों से बचाते हैं, खाद्य पदार्थों में, वाणिज्यिक उपयोग में किस तरीके से हमारी मदद करते हैं, तो ये सब हमने आज के वीडियो में जाना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। और इसी के साथ साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।